हेलो दोस्तों। अब आपका हिंदी का कोर्स लगभग पूर्णता की ओर है। ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर करूँगा। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, आइए। वाक्य विचार। ठीक है। तो वाक्य विचार क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाक्य क्या होता है हिंदी में। ठीक है। पहले हम बात करते हैं वाक्य की। वाक्य। ठीक है, वाक्य क्या होता है आखिर? तो वाक्य क्या है? वाक्य एक ऐसे शब्दों का समूह है। ठीक है, हमने शब्द विचार में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि शब्द वर्णों का समूह है जो कि एक अपना एक सार्थक अर्थ रखता हो। ठीक है। सिमिलरली, अगर हम वाक्य की बात करें तो वाक्य भी एक शब्दों का समूह है जो कि एक सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द ऐसा एक समूह, इसका शब्दों का ऐसा एक समूह जिसका कि कोई एक सार्थक अर्थ। ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कि कोई एक सार्थक अर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो वाक्य समझ गए? वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का समूह है, लेकिन ऐसा समूह है जो एक अर्थ रखता हो। ठीक है। ऐसा समूह नहीं जिसका कोई अर्थ ही ना हो, उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या है? शब्दों का समूह जिसका कि कोई सार्थक सार्थक अर्थ हो। ठीक है। जैसे जैसे अगर हम बात करें तो जैसे राम जाता है। ठीक है। ये एक शब्द है, एक ये शब्द है, एक शब्द, इसका समूह है। इसका एक अर्थ निकल रहा है कि राम जाता है। अगर मैं लिख दूं जाता है राम। ठीक है। या लिख दूं किसान, गाय, घोड़ा, पानी। ठीक है। ये एक शब्द है, शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कोई एक सार्थक अर्थ नहीं है। इसका कोई एक सार्थक अर्थ नहीं है। तो ये क्या है? यह इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो इसमें क्या है? ये जो समूह है ये एक सार्थक अर्थ रखता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वाक्य। तो वाक्य समझ गए होंगे। वाक्य समझ गए होंगे सभी। तो वाक्य समझ गए होंगे, तो वाक्यों के बाद हम आगे चलते हैं वाक्यों की संरचना पर। सॉरी। ठीक है। तो अब है हमारा वाक्य के भाग या वाक्यों के प्रकार। ठीक है। वाक्य के भाग, पार्ट क्या क्या है? वाक्य के भाग। ठीक है। तो कोई भी भाग जो है, हिंदी में दो भाग होते हैं। कोई भी वाक्य के दो भाग होते हैं। तो वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं उद्देश्य, दूसरे को बोलते हैं विधेय। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ये सब क्या है। उद्देश्य विधेय, इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये प्रेडिकेट। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? ठीक है। उद्देश्य तो किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है। किसी भी वाक्य में किसी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है।
उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या हो गया? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, वाक्य दे देते हैं, उसको पहचानना होता है। जैसे आपका राम खेल रहा है, तो इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? इस बारे में राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम खेल रहा है। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पर? देश। ठीक है, दूसरा श्याम पढ़ रहा है, यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये आपका उद्देश्य श्याम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा परिश्रम करने वाले व्यक्ति सदा सफल होते हैं, या करने वाले व्यक्ति सदा सफल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बारे में कौन सफल होता है? परिश्रम करने वाले व्यक्ति। परिश्रम करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है इस वाक्य। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? आपका उद्देश्य। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ उद्देश्य क्या है? कर्ता। लेकिन यहाँ क्या है? कर्ता ये है, लेकिन उसका कुछ विस्तारक है, उसके बारे में कोई बता रहा, तो वो सब भी उद्देश्य में आता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि उद्देश्य में कर्ता के साथ साथ उद्देश्य में कर्ता तथा तथा कर्ता के विस्तारक होते हैं। विस्तारक भी होते हैं। किसी भी उद्देश्य में आपका कर्ता होगा, और कर्ता की जो भी विशेषता बताई है, जो भी हो कर्ता से रिलेटेड विस्तारक, वो आपके उद्देश्य कहलाएंगे। अब बात आती है विधेय की। उद्देश्य हमने पढ़ लिया, तो विधेय। ठीक है, विधेय का क्या क्या है? सीधे ठीक, विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बाद जो भी शेष बचता है, जो भी शेष बचता है, क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। मतलब आप उद्देश्य हटा दीजिए तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ठीक है, जैसे इन्हीं में देखेंगे, राम आता है, मैं क्या है? राम क्या हो गया? उद्देश्य। तो ये क्या हो जाएगा? आपका विधेय। ठीक है, तो कर्ता और कर्तारक, कर्ता के विस्तारक को छोड़ के सारे के सारे जो भी चीज़ें आएंगी वो हमको कहलाएंगी विधेय। ठीक है, जैसे इस वाले वाक्य में देखेंगे, तो इस वाले में क्या हो जाएगा? आपका ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इस वाले वाक्य में ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? उद्देश्य को छोड़ के ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? विधेय। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्रिया है। ठीक है, क्रिया के साथ क्रिया का कुछ सदा लग गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? विस्तारक। तो यहाँ भी आपके बहुत कुछ आते हैं। क्रिया आएगी, कर्म आएंगे, कर्म क्रिया के विस्तारक आएंगे, कर्म के विस्तारक आएंगे। ये सब किस में आएंगे? आपके विधेय में। ठीक है, तो विधेय के भाग, विधेय में कितने भाग हैं? जैसे वहां पर आपका उद्देश्य के क्या क्या थे? कर्ता और कर्ता के विस्तारक। तो विधेय में क्या होगा? विधेय के भाग। विधेय में आपका क्या क्या होगा? विधेय में एक क्या होगा? क्रिया होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण होंगे, क्रिया विशेषण होंगे।
कर्म होगा, कर्म के विशेषण होंगे, कर्म के विशेषण या कर्म संबंधी विशेषण। दूसरा, और क्या होगा, पूरक होंगे, पूरक का मतलब है और भी जो भी शब्द आते हैं पूरक, और पूरक के विशेषण भी होंगे, पूरक से संबंधित विशेषण। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट आपका मिलके क्या बनाएंगे, हो सकता है इनमें से एक आए, दो आए, चार आए, हो सकता है सब आए, ये सब मिल के बनेंगे आपके विधेय। ठीक है, तो जैसे अगर बात करें यहाँ पर कौन क्या है, जैसे क्या हो जाएगा, गाय घास खाती है। देखिए किसके बारे में बताया गया है, बात की गई गाय के, तो गाय क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य, गाय का कोई विस्तारक नहीं है कर्ता का, तो ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। बचा हुआ ये पार्ट क्या हो जाएगा, विधेय। तो विधेय में क्या क्या है, घास क्या है, कर्म। ठीक है, खाती क्या है, क्रिया। ठीक है, समझ गए। इसी को लिखेंगे अगर हम, सफेद गाय हरी घास खाती है, हरी घास खाती है, सफेद गाय हरी घास खाती है। तो सफेद गाय, देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, सफेद गाय के बाद में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य, उद्देश्य में क्या क्या है, देखिए ये क्या है आपका, काम कौन कर रहा है यहाँ, गाय, तो गाय क्या है, कर्ता, गाय आपका कर्ता है, और ये क्या हो जाएगा, कर्ता का विशेषण, सफेद बता रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषण, या इसी को हम क्या बोलेंगे, कर्ता विस्तारक। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कर्ता विस्तारक। ठीक, बचा ये वाला पार्ट क्या है आपका, विधेय। उद्देश्य के बाद जो बचा वो विधेय। विधेय में क्या है, ये देखिए ये घास क्या है, कर्म। ठीक है, और ये संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण, कर्म का विशेषण, विशेषण हो जाएगी हरी। खाती क्या है, क्रिया। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा विधेय। तो आप समझ गए होंगे, आप तो उद्देश्य और विधेय कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वाक्य के भेद। अभी हमने क्या पढ़ा था, वाक्य के पार्ट। ठीक है, किन किन से मिलके वाक्य बना है। ठीक है, अब हमारे आते हैं वाक्य के भेद, मतलब वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार डिस्कस करते हैं। वाक्य के प्रकारों से एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो वाक्य के भेद या प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे संरचना के आधार पर। संरचना मतलब बनावट, संरचना के आधार पर। ठीक है, तो संरचना के आधार पर सबसे पहले है आपका साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य क्या वाक्य होंगे, ऐसे वाक्य जिनमें एक विधेय, सॉरी एक उद्देश्य और एक विधेय हो। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, क्या कहलाते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे, जैसे बहुत सिंपल सा जो था, राम खाना खाता है। ठीक है, तो देखिए किसके बारे में बात कर रही है, ये उद्देश्य हो गया, और खाना खाता है ये क्या हो गया, विधेय। राम के बारे में यही बताया जा रहा है, तो एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, तो क्या हो जाएगा ये, साधारण वाक्य। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेसी करते हैं। ठीक है, सिंपल से कठिन की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होगा,
मान लीजिए हो जाएगा। अब आ जाए राम और श्याम। राम और श्याम खाना खाते हैं। राम और श्याम खाना खाते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे सर एक ये विधेय हो गया, एक ये विधेय हो गया। ठीक है, दो विधेय हो गए और एक आपका उद्देश्य है। उद्देश्य तो एक ही है। ठीक है। तो जब भी एक से अधिक कर्ता हो, मतलब एक से अधिक विधेय हो, लेकिन उनका किए जाने वाला काम सेम हो, ये देख लीजिए। जब भी एक से अधिक विधेय हों लेकिन उनके बारे में कही जाने वाली बात समान हो, तो उसको भी हम साधारण वाक्य बोलते हैं। इसको एक विधेय गिना जाता है। ठीक है, इनको भी साधारण वाक्य बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ दो विधेय हैं, तो ये नहीं है कि कोई और वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा किए जा रही क्रिया समान है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको साधारण वाक्य बोलते हैं। ठीक है, चलो और दिखते हैं। जैसे श्याम पढ़वा लिख रहा है। यहाँ देखिए, श्याम क्या हो गया? उद्देश्य। उद्देश्य एक ही है इस वाक्य में, लेकिन विधेय अगर बात करें तो यहाँ दो दो क्रिया है, पढ़ रहा और लिख रहा। तो ऐसा कभी हो, तो अगर दो क्रियाएं हो और लेकिन वो क्रिया एक ही कर्ता द्वारा की जा रही हो, ठीक है, दो विधेय हो लेकिन उनका उद्देश्य जो है एक ही हो, एक ही कर्ता द्वारा किया जा रहा हो, तो ऐसे वाक्य को भी हम साधारण वाक्य बोलते हैं। तो ये भी आपका साधारण वाक्य होगा। जबकि इसमें क्या है, श्याम दोनों काम कर रहा है, पढ़वा लिख रहा है। ठीक है, लेकिन श्याम ही दोनों काम कर रहा है, इसलिए इसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं। ठीक है। अब और जैसे आपका हो जाए श्याम राम व मोहन पढ़वा लिख रहे हैं। पढ़वा लिख रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें इसमें भी क्या होगा, ये देखिए तीनों कर्ता जो हैं ये दोनों दोनों क्रिया है, मतलब प्रत्येक कर्ता प्रत्येक दोनों क्रिया है, मतलब सारे के सारे सेम टाइप का काम कर रहे हैं, दोनों काम सभी पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। तो ऐसी भी कंडीशन अगर हो तो इसको भी हम बोलेंगे साधारण। तो आप समझ गए होंगे, साधारण वाक्य में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। ठीक, तो ये हो गया आपके साधारण वाक्य। मतलब रटना नहीं है आपको कि एक विधेय हो और एक उद्देश्य हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन भी है कि मल्टीपल विधेय मल्टीपल उद्देश्य हैं, लेकिन जो जैसे इसमें तीन कर्ता हैं आपके, लेकिन तीनों कर्ता दोनों क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से ऐसा होता है एक क्रिया श्याम केवल पढ़ रहा होता और ये होता तो ये वाक्य बदल जाता, लेकिन ये तीनों के तीनों जो कर्ता हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, मतलब दो तीनों समान क्रिया कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य को भी हम साधारण वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब है अगला आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या है कि संयुक्त मतलब किसी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो ऐसे वाक्य देखो, ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक उपवाक्य से मिलकर बने हों, उपवाक्य से मिलकर बनते हैं, और सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपना अपना सब अर्थ रखेंगे।
ठीक है, उपवाक्य क्या है? उपवाक्य जैसे आपका उदाहरण लेके समझते हैं। उदाहरण, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये एक उपवाक्य है और ये एक उपवाक्य है आपका। ठीक है, राम पढ़ रहा है और श्याम लिख रहा है, ये दोनों उपवाक्य है। उपवाक्य, ठीक है, एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र उपवाक्य हैं। ठीक है, इनको एक इस शब्द से, संयोजक शब्द से जोड़ा गया है। तो ये उपवाक्य पूरा का पूरा वाक्य है। तो वाक्य का कोई एक पार्ट को हम बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है, तो देखिए ये भी एक उपवाक्य, ये भी एक उपवाक्य है, इसको जोड़ा गया, तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त, ये उपवाक्य क्या है अपने आप में? साधारण। ये भी क्या, साधारण वाक्य है। तो दो साधारण साधारण मिलके एक जोड़ दिए जाए तो वो बन जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, जरूरी नहीं कि साधारण साधारण ही जुड़े। अभी हम अगले पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य साधारण वाक्य जुड़ के भी संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, मिश्र वाक्य जुड़ के भी संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का पर्पज है कि दो वाक्य ऐसे हों उपवाक्य जो अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखते हों और किसी संयोजक के द्वारा जोड़े गए हों, तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक वाक्य लिखे जाता है, ऑप्शन दे देते हैं कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम तीसरा अभी पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य में क्या होगा? मिश्रित वाक्य, ठीक है, ठीक है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो। ठीक, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित हो, अन्य उपवाक्य आश्रित हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो क्या होगे? उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ दो उपवाक्य हैं, यदि परिश्रम करोगे और उत्तीर्ण हो जाओगे। देखिए ये यदि परिश्रम करोगे क्या है? प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, इस पे डिपेंडेंट क्या है? अगर करोगे तो ये है, तो ये क्या कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो इनको मिला दिया तो ये पूरा कहलाएगा आपका मिश्रित, मिश्रित वाक्य। ठीक, तो जैसे और एग्जांपल की बात करें इसके, गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। देखो इसमें कितने उपवाक्य हैं? गांधी जी ने कहा एक उपवाक्य है, जी ने कहा। ठीक है, दूसरा सदा सत्य बोलो और तीसरा उपवाक्य है हिंसा मत करो। लेकिन प्रधान उपवाक्य है गांधी जी ने कहा, ये प्रधान है, ये आपके क्या हो गए? इस पे आश्रित, ये भी आश्रित हो गया। ये पूरा मिलके क्या कहलाएगा आपका? मिश्रित हो। तो समझ गए होंगे आप तीनों उपवाक्य, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है,
तो दो मिश्रित मिश्रित भी आपस में अगर जुड़ जाएं तो वो संयुक्त बनाएंगे। कैसे? ठीक है, संयुक्त बनने के लिए ऐसा नहीं कि दोनों वाक्य साधारण ही होना चाहिए, मिश्रित मिश्रित भी जुड़ के संयुक्त बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि डॉक्टर को तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ठीक है, तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? ये मिश्र उपवाक्य है। देखिए, एक प्रधान है और एक उस पर डिपेंड कर रहा है, और ये भी आपका एक मिश्रित उपवाक्य कि दर्द इतना हुआ कि हमको बुलाना पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक संयोजक और से जोड़ दिए गए, तो ये पूरा उपवाक्य कहलाएगा क्या? संयुक्त, संयुक्त वाक्य। समझ गए? तो ये थे तीनों। तो आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक वाक्य दे देता है और ऑप्शन कि ये साधारण है, संयुक्त है, या मिश्र उपवाक्य है, या कोई नहीं। ठीक है, या तीन वाक्य लिख देगा, उसमें ऊपर दे देगा कि इसमें से संयुक्त वाक्य छांटिए। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं, ये तो हमारे थे संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर हमने तीन टाइप पढ़ लिए। अब है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है, वाक्य के भेद किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। ठीक है, हमने संरचना के आधार पर पढ़ लिए, अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर बात करें तो वाक्य हमारे 8 प्रकारों में मुख्यतः बांटे गए हैं। जैसे पहला आपका साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य क्या है? जिसमें कि कोई बात एकदम साधारण तरीके से बोल दी जाए, या इसको सरल वाक्य भी बोलते हैं, या इसको सरल वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी बात साधारण तरीके से व्यक्त की जाती है, साधारण ढंग से लिखी जाती है या व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो कौन सा कहलाता है? सरल वाक्य। जैसे वही एग्जाम्पल, राम जाता है, ये आपका हो गया सरल वाक्य। दूसरा है इसका निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, निषेध मतलब मना करना। तो इसमें क्या है? ऐसे कि जिनमें काम का ना होना। ठीक है, जैसे किसी काम का ना होना पाया जाए, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का ना होना, ना होना या ना करना, ना करने का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का ना होना या ना करने का बोध होता है, क्या कहलाते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं खाने का बोध हो रहा है, मतलब क्रिया जो है नहीं होने का बोध हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य। मैं गाना नहीं गाऊंगा, या मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक, तीसरा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या है, इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, इनके अंत में क्या होगा, ये मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, प्रश्न सूचक शब्द। ठीक है, तुम कब घर जाओगे। ठीक है, तो ये सब आपके कहलाएंगे, सॉरी यहाँ क्या आएगा, प्रश्न सूचक। ठीक, तो ये कहलाएंगे आपके प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक के बाद अगर हम बात करें, आगे है आपका आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, ये सब अर्थ के आधार पर हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, शायद सुनाई नहीं दिया होगा। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे पानी लाओ। ठीक है, तो हम किसी से बोल रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि पानी लाओ। ठीक, पढ़ाई करो। ठीक है, या सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। ये क्या हो गया, उपदेश। तो ऐसे वाक्य आपके कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक, उसके बाद आज्ञावाचक के बाद है आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में शर्त का बोध होता है। ठीक है, किसका बोध होता है, ऐसे वाक्य जिनमें शर्त का बोध होता है। ठीक है, यानी एक पहली वाली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, यानी क्या होगा, होना एक क्रिया का होना इस पर निर्भर होता है दूसरी क्रिया पर, दूसरी एक क्रिया के होने पर निर्भर होता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें शर्त होती है, शर्त क्या होती है, यही होता है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं वैसे कर दूंगा, तो इसमें एक ही क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो सफल होगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि तुम परिश्रम, तो सफल होना किस पे, किस क्रिया पर है, परिश्रम करने पर। ठीक है, तो परिश्रम करने की क्रिया पर सफल होना डिपेंड कर रहा है, तो इसमें एक शर्त है। ठीक है, उसके बाद है आपका छठा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिन वाक्यों से क्या हो, आश्चर्य, ठीक है, हर्ष मतलब खुशी, या शोक, या घृणा,
आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, वाह तुम आ गए। ठीक है, किसी के आने से किसी को खुशी हुई है। ठीक है, तो हर्ष प्रकट कर रहा है। हे भगवान, हे भगवान, मैं लूट गया, मैं लूट गया। तो ये क्या है, दुख प्रकट हो रहा है, शोक प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, अगला है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य एक तरीके से साधारण वाक्य ही है। इसमें क्या होता है, किसी क्रिया के होने का सूचना मिलती है, किसी क्रिया के होने की सूचना मिलती है, किसी क्रिया के होने की सूचना मिलती है। तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। ठीक है, सूचना मिली कि उसने एक क्रिया कर ली है। ठीक है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही, सूचना मिल रही है, तो इनको बोलते हैं विधानवाचक। लास्ट है आपका ये 7th नंबर का, और 8th आपका है क्या, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या है, इच्छा, आशीष और आशीर्वाद या शुभकामनाएं। इसमें इच्छा या आशीष का मतलब और क्या होता है, आशीर्वाद। ठीक है, आशीष या शुभकामनाएं, शुभकामना का बोध होता है, का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो ये क्या है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो ये कहलाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। आज मैं केवल फल खाऊंगा, आज मैं केवल फल खाऊंगा। ये क्या हो जाएगा, ये वो अपनी इच्छा बता रहा है। ठीक है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है, तो इच्छा है इसमें। ठीक है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, ये क्या हो जाएगी, शुभकामना वाला आ गया, तो ये हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों वाक्य, वाक्य के प्रकार और वाक्य के भाग। ठीक है, वाक्य में क्या क्या हमने पढ़ा है, वाक्य की परिभाषा पढ़ी है, फिर हमने पढ़ा है वाक्य के भाग, मतलब उद्देश्य और विधेय। उसके बाद संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट हो अगर आपको, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस नहीं मिलता है कि समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं लास्ट लेक्चर होगा हमारा वाक्य शुद्धि, वो लास्ट लेक्चर है, इसके साथ हमारा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन हिंदी का कवर हो जाएगा, फुल हो जाएगा। जिसने देखना नहीं शुरू किया है वो देखना शुरू कर दें, और कहीं भी आपको डाउट होता है तो कभी भी आप इसमें पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप हमारे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, उन सब की लिंक किसी भी वीडियो के, इस वीडियो के या पिछले वीडियो जितने हैं उसके डिस्क्रिप्शन में सब में दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन बंदे हैं वही लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर आके उल्टे सीधे मैसेज डालने लगते हैं, तो उनको फिर मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे लोगों को हम टॉलरेट नहीं करते हैं। तो आप अगर आप जेन्युइनली उसमें सीखना चाहते हैं या कुछ अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है वो हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब एक दूसरे से सीखते हैं।
तो आप उसमें आइए, कुछ अपना नॉलेज शेयर कीजिए और कुछ दूसरों को सिखाइए, कुछ दूसरों से सीखिए, ठीक है। तो ऐसे जो जिनमें लोग हैं जिनको वास्तव में पढ़ना है वही लोग ज्वाइन करें, अदरवाइज उसको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू वेरी मच।